है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, जो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुए वर्षों तक। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक मानचित्र दिया हुआ है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है, इन्होंने ये चीज़ दिखाया है, अल इदरीसी। ठीक, यह मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए, बताया जा रहा है। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। ये 1154 में बनाया है अल इदरीसी ने। किसने? अल इदरीसी ने। यहाँ जो नक्शा दिखाया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 भी दे रखा है, उसे देखेंगे, पहले जान लेते हैं। यह एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर का कनौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्षों के बाद बनाया गया। यह है मानचित्र 2, आप देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है जो पहले मानचित्र में है। ठीक है, ये 18वीं सदी के आरंभ में बनाया गया है। गिलोम द लिस्ले के एटलस नोवो के अनुसार ये उपमहाद्वीप बनाया गया है। ठीक है, इस कालविधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, यूरोप के जो नाविक थे और व्यापारी अपने समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का यूज़ किया करते थे, ये नक्शा जो है। ठीक है, यहाँ है कुछ क्वेश्चन क्वेरी। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकियों का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? आप बुक में देखिएगा और इसका कारण पता लगाइएगा। ठीक, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते हुए युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यहाँ हम नई और पुरानी शब्दावली के बारे में जानेंगे कि आज जो शब्दावली हम यूज़ करते हैं, पुराने समय में उस शब्दों का यूज़ किस वे में किया जाता था, उसका क्या अर्थ हुआ करता था। ठीक, अगर समय समय के साथ, क्योंकि देखो बहुत सारी शब्दें होती हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उसके मीनिंग चेंज होते रहते हैं और कई शब्द जो है आउटडेटेड भी हो जाते हैं, जिनका यूज़ होना भी बंद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, नई और पुरानी शब्दावली के बारे में जानते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी जो थी, आधुनिक फ़ारसी से बिल्कुल ही भिन्न थी। जो मध्य युग की फ़ारसी थी वो अभी की फ़ारसी से बिल्कुल ही भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्यापार, व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए यहाँ दे रखा है, हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम हिंदुस्तान को भारत कहते हैं, है ना। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय
उसमें क्या था, पंजाब था, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में से था। मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था, उसका मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो भी इलाके हैं, ठीक। लेकिन आज हम उसे भारत कहते हैं, वो सारा कवर कर लेता है, ऊपर श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, ठीक है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, धीरे धीरे क्षेत्र जो है बढ़ते गए, जीतते गए क्योंकि। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिणी भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत कभी भी हिंदुस्तान में नहीं शामिल हुआ, लेकिन भारत में वो शामिल है। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप की, देखो बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और मिन्हाज ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उसने जो किया उसमें दक्षिणी भारत को कवर नहीं कर पाया, ठीक। लेकिन जो 16वीं शताब्दी में बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। इसमें क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है, उपमहाद्वीप के भूगोल, क्या क्या किया है, उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने किया है। किसने किया है, बाबर ने किया है। क्या क्या है इंक्लूड, उपमहाद्वीप के जो भी भूगोल हैं, पशु पक्षी हो गए, निवासी हो गए, उनकी संस्कृति हो गई, इन सबको वर्णन करने वाले जितने भी कवर हैं ये सारी चीज़ों को कवर करता है, ठीक। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। और ये क्या, 14वीं सदी में जो अमीर खुसरो थे उन्होंने ही एक हिंद शब्द का प्रयोग किया था, उसी के लगभग समान था, क्या, हिंदुस्तान, ठीक। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। क्या, भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में ही पहचाना जाता है। उस टाइम जो है हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। आज इसमें राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ भी इंक्लूड हो गए हैं, ठीक। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत ही सावधान रहना पड़ता है और बहुत ही रहना भी चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए देखो, विदेशी शब्द दिया गया है, विदेशी शब्द का पहले क्या मतलब निकाला करते थे और आज के टाइम में क्या है मतलब विदेशी शब्द का, देखिए। उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं, क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं, ये आपको पता लगाना है। देखो, विदेशी का ही देख लो कि विदेशी पहले में के समय में विदेशी शब्द का क्या मतलब होता था और आज हम विदेशी किसे मानते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, भारत का ना हो। लेकिन पहले क्या होता है विदेशी के लिए, जो आस पड़ोस का ना हो, चाहे उसको भारतीय हो या ना हो, जात पात कोई भी हो, उसे हम अपना मानते थे। जो दूर रहते हैं, पड़ोस में ना रहते हैं, दूर रहते हैं, बेशक उनका कास्ट हमारा ही है, वो भारतीय ही हैं, लेकिन हम फिर भी उसे विदेशी मानते थे, ठीक। तो देख लो, आज के समय में क्या है, जो भारतीय ना हो उसे हम विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना था, वे विदेशी कहलाता था। क्या, जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना था, आस पड़ोस का नहीं थे, उन्हें हम विदेशी कहते थे, बेशक वो हिंदुस्तानी ही हो, भारत का ही रहने वाला हो, ठीक। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। विदेशी को हिंदी में हम परदेसी कहते हैं और फारसी में अजनबी। इसलिए किसी नगरवासी के लिए
वनवासी विदेशी होता था। जो नगर में रहते थे उन्हें वनवासी विदेशी लगता था, और गांव में रहने वाले को जो नगर में रहने वाले विदेशी लगते थे। वही लिखा हुआ है, रीड कर लेते हैं। किंतु एक ही गांव यहाँ दे रखा है, इसलिए नगरवासी के लिए वनवासी जो होते थे विदेशी होते थे। लेकिन अगर गांव में ही रहने वाले दो किसान, बेशक वो अलग अलग धार्मिक जातिक परंपरा से जुड़े होते थे, फिर भी वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। चलिए देखते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत, कि इतिहासकार और उनके स्रोत कहाँ से मिलते हैं, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उसकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी क्या चीज़ यूज़ करते हैं? सिक्के, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन का निर्माण तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। क्या क्या? सिक्के हो गए, शिलालेख हो गए, स्थापत्य, भवन निर्माण की कला जो भी है, लिखित सामग्री, इसका हम यूज़ करते हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इस युग में क्या हुआ, जो भी हमारे जो है लिखे हुए सामग्री है उनकी संख्या बढ़ गई है और वो बहुत ही अलग अलग भी हैं। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक कागज़ का मूल्य बताया जा रहा है कि किस समय कागज़ सस्ता था और किस समय जो है इसका जो है मूल्य बढ़ गया था। तो इन दो प्रसंगों की तुलना करना है हमें। ठीक, यहाँ एक प्रसंग दे रखा है 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि तैयार करनी थी, बहुत ज़रूरी था, तो उसके पास कागज़ नहीं थे उतना, तो इसलिए उसने क्या किया, एक पांडुलिपि को जो धो डाला, जो उसकी ज़रूरत नहीं थी उसको, और उसको धो करके उसको सुखा करके उसका इस्तेमाल किया इन्होंने पुस्तक लिखने के लिए, पुस्तक की प्रतिलिपि लिखने के लिए। वही एक दूसरा दे रखा है, ये कब की बात है? 13वीं शताब्दी की। ठीक, वही एक सदी बाद 14वीं के बारे में बताया गया है कि आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। मतलब कि 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, कागज़ का जो है यूज़ या रेट सस्ता हो गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, तो आप इसे देख सकते हैं। 13वीं या 14वीं बता दीजिए। ठीक, अभी मैंने बताया। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगे। 14वीं शताब्दी में आप देख सकते हो, क्योंकि दुकानदार कागज़ में लपेट के चीज़ें बेचने लगा, है ना। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब किताब, कर के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। लेख का काम जो है कागज़ों में होने लगा। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों के इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन भी है। क्यों, देखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, उन दिनों छापने वाली मशीन तो थी नहीं, तो क्या करते थे, हमारे तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही जो है लिखने का काम किया करते थे। अब मान लो हम अपने फ्रेंड का ही मान लो एक कॉपी की नकल करना चाहते हैं, तो हमें कई सारे शब्द उनके समझ नहीं आते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से जो हमें समझ आता है हम लिख देते हैं। तो क्या होता है, लेख जो है एक से चेंज हो गया, फिर उसी को किसी और ने कॉपी किया, उसी को किसी और ने कॉपी किया, तो वो जो है लेख शब्द और शब्द के मतलब काफ़ी कुछ बदल जाते हैं। ठीक, वही इसमें बताया गया है। चलिए रीड कर लेते हैं। इस
इसलिए लिपिक या नकल बीज हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, हाथों से ही छापने का काम करते थे, लिखने का काम करते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र की गृह कार्य को नकल उतारी हो तो आप जानते ही होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ ही ना आती हो और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा लगाना ही पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में छोटे मोटे अंतर हो ही जाते हैं। वही मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये नकल कर रहे हैं या यूँ कह लो कि बड़े में से छोटे में उतार रहे हैं। इसका साइज़ है 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर, ये लंबाई चौड़ाई है और इसमें ये छोटे छोटे अक्षरों में उतार रहे हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। क्या दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है? आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ चित्र के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये कॉपी कर रहे हैं। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक, मतलब लिपिक लिखने वाला, किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार जो है सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। मैंने बताया लंबाई चौड़ाई इसकी यही है, छोटे से आकार की जो इसमें उतार रहा है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहणकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ठीक, यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, कौन सी लैंग्वेज है, इसके बारे में देखो। लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, नस्तलिक लिपि बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं जैसे उर्दू, और पारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। और सिक्स्थ लिपि जो है दाईं ओर से अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है, जैसे हम लिखते हैं। ठीक, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते ही होंगे। जैसे हम उतारते हैं, उसमें बताया गया जो हम पांडुलिपि से मिनिएचर में उतारते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर आ ही जाते हैं। ठीक, क्योंकि कई शब्द हमें समझ नहीं आते हैं। ठीक, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे हेर फेर बदल करते चलते हैं। कई बार कई शब्द लोग जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाकी शब्द बदल ही जाता है, चेंज हो ही जाता है। सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियां बनती रहती है। अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई हैं, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपिकों के द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरा निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि शुरू वाले जो हैं लिपियाँ वो मेरे ख्याल से सड़ भी गई होंगी, ख़राब भी हो गई होंगी। तो बाद में जो लिखे गए हैं वही ऑफकोर्स मिलेंगे, क्योंकि वो नए होंगे। इसलिए इस बात का अंदाज़ लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है कि किन किन प्रतिलिपियों में क्या क्या समझ करके चेंजेस किए गए हैं। उस बारे में हम एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर आने वाले मूल वृत्तांतों के संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन जो थे बर्नी ने अपना एक वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखवाया। कब लिखवाया? 1356 में लिखवाया, और दूसरी बार 2 वर्ष के बाद ही जो है 2 वर्ष के बाद लिखवाया था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में जब इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं हुई थी, यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहालय में कहीं पे दबा हुआ होगा शायद, इसलिए वो मिल नहीं पाया था। तो क्या इसमें बताया जा रहा है? मैंने ये बताया जा रहा है कि जो थे इतिहासकार, जो जियाउद्दीन बर्नी जो थे, उन्होंने अपना इतिहास पहली बार 1356 में लिखवाया। उसकी बात की 2 वर्ष के बाद ही लिखवाया, मतलब कि 58 में लिखवाया। लेकिन जो 1971 में जो इतिहासकार पढ़ रहे थे, जान रहे थे वृत्तांत को, उनको ये वाली बुक का पता ही नहीं चला। वो सिर्फ ये वाला ही मिल पाया, और ये वाली बुक कहीं दबा हुआ होगा, इस वजह से इसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था ये इसके बारे में इतिहासकार नहीं जान पाए। ठीक, यहाँ हम पढ़ लेते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। ठीक,
सन 700 से 1750 के बीच में हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में अब रहट का यूज़ होने लगा, कटाई में चरखे का यूज़ होने लगा, युद्ध में आग्नेयास्त्र का यूज़ होने लगा, बारूद वाले हथियार यूज़ होने लगे। ठीक इस उपमहाद्वीप में नई नई तरह का खान पान भी आया, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्चाई, कॉफ़ी। ध्यान रहे यह तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल कहा जाता है। ठीक इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा, बहुत सारी चीज़ें थी, धन संपत्ति थी, अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में ये देखो, एक रहट का चित्र दिया हुआ है, ये रहट है, ठीक, जिसको खेती में यूज करते हैं। इस काल में समुदायों का महत्व जो है बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारक राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, ओम और कार्यस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ाया जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। ठीक, कृषकों के ये नए समूह जो है क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। उनके अकॉर्डिंग अपनी फसलों का, अपनी चीज़ों में चेंजेस करने लगे। ठीक है, वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें यह चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी ही पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर और भी बढ़ने लगा। ठीक, कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। ठीक है, और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि का काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज का अंतर बढ़ने लगा, वैसे वैसे जो है लोग जाति और उपजाति में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा का दर्जा दिया जाने लगा। ये क्या था? सिर्फ धन के अंतर के वजह से। ठीक है, ये दर्जे स्थायी नहीं होते थे। जैसे अगर वो रिच हो गया तो उसका दर्जा फिर चेंज होता था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी क्षेत्र में कोई और। तो ये पूरा का पूरा जो है उसकी संपत्ति से उसका दर्जा चेंजेस होता था। ठीक, संपत्ति के अकॉर्डिंग अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाया जाता था और बड़े बड़े बुजुर्ग मिलकर एक सभा करवाते थे और जिसे कुछ इलाकों में जाति के पंचायत के नाम से जाना जाता था। और जैसे कि पंचायतों का जो है जो भी फैसला होता है वो सभी को मानना पड़ता है, पूरे गाँव को। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों का पर मुखियाओं का शासन होता था। ठीक है, जो मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर निर्भर करते थे। यहाँ थोड़ा सा पर्यावास के बारे में जान लेते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण पर और वहाँ में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली क्या है, उसको हम पर्यावास कहते हैं। ठीक, यहाँ मानचित्र 3 दे रखा है।
यहाँ जो है ये जो है मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फ़ी ममालिक अल अबसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों के बारे में दिखाए गए हैं। ठीक, ये सारे जैसे कि जहाँ एक है ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये हमारा सिविस्तान है, फिर उच्च मुल्तान, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सारे आप देख सकते हैं अपनी पुस्तक में। ठीक, यहाँ हम क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, वही चित्र में भी दिखाए गए हैं। चोल अध्याय 2 में हमने पढ़ा, तुगलक के बारे में हमने अध्याय 3 में पढ़ा, मुगल के बारे में 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो थे 1256 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 आप देख सकते हैं में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर पाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इस दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ भाषा और उसके क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो बताया गया है, एक छोटा सा चिट्ठा है। सन 1318 में कवि जो अमीर खुसरो थे ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मालवारी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्व उत्तर में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र में की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है, पुरानी भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो के द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज के समय बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा लगाइए। क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ साथ भाषाओं के नाम भी बदल गए हैं? ऑफ कोर्स बदल गए हैं। ठीक, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी ही भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, लास्ट के चैप्टर में, शायद सेकंड लास्ट है ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, 18वीं सदी में मुगल वंश, जल्दी से इसे हम कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है मैंने आपका। जो 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पे था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे, लास्ट है ये चैप्टर 7th क्लास का। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्र की प्रकृति बदल गई थी। ठीक है, उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इस क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी हुई थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच में हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। यहाँ हम पुराने और नए धर्म के बारे में जानेंगे और उसमें अंतर पता करेंगे कि इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं
उनके दौरान धार्मिक और परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन भी आए हैं। दैविक तत्व में लोगों की आस्था और कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक ही हुआ करता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी कि धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाएं भी क्या हुई, परिवर्तित होती गई। आज हम जिन्हें हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी अब इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जैसे कि नए देवी देवताओं की पूजा करना, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाना, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व जो है बढ़ना। क्या बताया गया है? नए नए देवी देवता की पूजा करना, राजाओं के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाना, पुरोहित जो थे उनके में के रूप में ब्राह्मणों का जो है महत्व बढ़ता गया, ये सब ठीक है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में जो है ब्राह्मणों का बड़ा ही आदर होने लगा, क्योंकि उनको संस्कृत ग्रंथों के बारे में जानकारी है, ज्ञान है। इसके संरक्षक थे नए नए शासक। इनकी संरक्षण रक्षा कौन करता था? जो नए नए शासक उभरते थे, स्वयं प्रतिष्ठित की चाह में थे, स्वयं अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते थे, वो इनका संरक्षण किया करते थे। अपनी जो है पावरिटी बना मतलब कि मैच्योरिटी बनाना चाहते थे, अपनी पावर बनाए रखना चाहते थे। इन संरक्षणों का समर्थन होने के कारण ही समाज में इनका जो दबदबा भी और बढ़ गया। ठीक है। इस युग में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन थी क्या कि भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ठीक है। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान लोग थे वो कुरान शरीफ को ही अपना जो है धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर जिसे अल्लाह कहते हैं वो की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाना है, और चाहे वह व्यक्ति किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, कुछ भी हो। ठीक है। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। कई शासक ऐसे भी थे जो इस्लाम को, उसके विद्वान जो धर्मशास्त्री थे उलेमा, उनको भी संरक्षण प्रदान करते थे, जैसे हिंदू में ब्राह्मण होते हैं। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी जो भी थे अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे और कुछ पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। कौन? एक शिया और पैगंबर साहब के दामाद जो थे अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आंतरिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती ही रही। देखो, अगर मेरी आवाज़ स्पीड तेज लग रही है तो आप इसको कम करके देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ मैं वर्ड टू वर्ड रीड भी कर रही हूँ, उसे समझा भी रही हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मुझे स्वयं एनसीईआरटी रीड करनी है, कुछ मिस हो रहा है। तो आपकी एक जो है ये चिंता ये ख़त्म हो जाएगी इसके द्वारा। वरना मैं चाहती तो नोट भी बना के आपको ये करवा सकती थी, लेकिन मैं बुक के थ्रू करवा रही हूँ ताकि आपको खुद से एनसीईआरटी रीड करने का भी फीलिंग मिल जाए, और कुछ मतलब कि आपको अलग से किताब लेके चेयर टेबल पे बैठने की ज़रूरत ना पड़े। आपका रीडिंग भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। ठीक है। वर्ड टू वर्ड रीडिंग भी आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है। ठीक है। इस्लामी न्याय से जो सिद्धांत है, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए, समय और इतिहास के कालखंडों पर हम विचार करते हैं। धीरे धीरे समय चेंज होता गया, और किस किस तरह से इतिहास को किस किस कालखंडों में बांटा गया है उसके बारे में हम जानते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों, वर्षों के बीच में नहीं बांटते हैं। उनका नज़रिया कुछ अलग ही है। यह समय की सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है कि किस तरह से समाज में परिवर्तन हुआ, किस तरह से आर्थिक संगठन में परिवर्तन हुआ। ठीक है। और उनके विचार कैसे थे, विश्वास उनके क्या थे, कितना स्थायित्व था, कितना परिवर्तन आया, इसके बारे में हम जानते हैं। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांटा जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान ही हो जाता है।
19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। किसमें? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये जो विभाजन था इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में इसका कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता को भी उपेक्षा की जाती थी और धर्म के हिसाब से इसे बांट दिया गया था। ठीक है। इस काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारणों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे कि शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों के गाँवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य, है ना। क्या था? शिकारी संग्राहक जो थे, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्म क्या थे, शहरों और गांव के निवासी कैसे थे, प्रारंभिक दौर में राज्य और साम्राज्य कैसे हुआ करते थे, इसके बारे में हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में हमने जाना। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर भी प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में व्यापारियों, कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। ठीक है। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न ही था। इसलिए हाँ, इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। ज़्यादा समय हो गया, फटाफट इस चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। आधुनिकता के साथ ही भौगोलिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भी भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, थोड़े मोटे चेंजेस जो है मध्यकाल में भी हुए थे। ठीक है। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते ही रहे और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में तो इतनी समृद्धि हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी अपनी ओर आकर्षित करना क्या किया था? आरंभ कर दिया था, है ना। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों, यहाँ की सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का ध्यान देते चलेंगे और जब भी संभव हो सके इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष में पढ़ी गई 6th क्लास में जो आपने पढ़ा उससे कंपेयर करने की कोशिश भी करिएगा। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुआ है और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर यह देखें कि और कुछ क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है। चलते हैं जल्दी से। बस चैप्टर हो गया है, अब इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ जो शब्द आए हैं इसमें नए वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने इसमें नया क्या पढ़ा? पांडुलिपि के बारे में पढ़ा, जाति के बारे में पढ़ा, क्षेत्र के बारे में पढ़ा और काल के विभाजन के बारे में पढ़ा। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और यहाँ जो आपने पेज नंबर 14 पे आपने देखा, इसको आप जो है घर पे देखिएगा और क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले के अकॉर्डिंग अभी उसको आप ध्यान कीजिए, नोट कीजिए, उस पर अध्ययन कीजिए। ठीक है। इससे आपको जो है सोचने समझने की शक्ति जो है डेवलप होएगी और चीज़ों को खोज करने की डेवलप होएगी शक्ति कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या हुआ करता था और अभी के टाइम। मान लो खेती का ही लो तो पहले लोग खेती कैसे करते थे और आज के टाइम में क्या कैसे करते हैं, इसके बारे में पता लगा लीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही समझ आ जाएगी। तो चलिए चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म जो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।